नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज राय जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम भाषा शिक्षण के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से माना जाता है। इसका अर्थ है व्यक्त करना अथवा कहना। भाषा का मुख्य अभिप्राय ध्वनि भाषा से है, क्योंकि इसके माध्यम से ही मनुष्य अपने पूर्ण विचारों अथवा भावों का प्रकटीकरण करता है। भाषा की प्रथम इकाई हम वर्ण अथवा अक्षर को कहते हैं। भाषाविद डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है और इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा सप्रयत्न उच्चरित होते हैं। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं: देखकर ग्रहण करना, सुनकर ग्रहण करना तथा स्पर्श के द्वारा ग्रहण करना। प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मुख्य या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। वेंद्रीय कहते हैं कि भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से होता है जिसके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं। भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुंचाती है, अर्थात वह विचार विनिमय का साधन होती है। यदि शब्द या भाषा में प्रयुक्त ये सार्थक ध्वनियाँ समष्टियाँ यूं ही मानी हुई यादृच्छिक ध्वनियाँ मानी जाती तो संसार की सभी भाषाएं लगभग एक सी होती। भाषा एक व्यवस्था होती है और उसके अपने नियम होते हैं जिससे उस भाषा के सभी बोलने वाले परिचित होते हैं। इसीलिए वक्ता जो कुछ कहता है श्रोता वही समझता है और श्रोता जो कुछ कहता है वक्ता वही समझता है। इसीलिए भूतकाल का वाक्य भूतकाल से होता है, भविष्य काल का नहीं। यदि गहराई से देखें तो भाषा व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था होती है। ध्वनि, शब्द रचना, वाक्य रचना सभी स्तरों पर उसमें भाषा की व्यवस्था होती है। इसीलिए इस दृष्टि से भाषा में व्यवस्था दो प्रकार की होती है: बाह्य व्यवस्था और ऊपर की व्यवस्था। भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है और उसी में बोली और समझी जाती है। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था होती है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, वह संरचनात्मक व्यवस्था भी है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि या वक्ता अपने रूप में अपने अनुभवों, भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने व्यक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता, अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। भाषा और साहित्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे ध्वनि परिवर्तन, लिपि परिवर्तन, कोशी परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन। भाषा के विविध रूप: बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, मानक भाषा। मूल भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो भाषाएं आधुनिक भाषाओं की जननी होती हैं और इन्हीं भाषाओं के माध्यम से तथा परिस्थितियों के कारण आज की भाषाएं प्रकट हुई हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जो भाषा किसी भाषा परिवार की आदि जन्मजात्री होती है उसे उस भाषा परिवार की मूल भाषा कहते हैं। भारत की मूल भाषा संस्कृत कही जाती है। यह उत्तरी भारत की आर्य भाषाओं की मूल भाषा है। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे कोई बालक अपनी माता का अनुकरण करके स्वाभाविक रूप में सीखता है। वास्तव में मातृभाषा का संकुचित अर्थ है बालक जिस प्रदेश में जन्म लेता है उसकी बोली या क्षेत्रीय भाषा वह पहले सीखता है। वास्तव में बालक की मातृभाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा है। विस्तृत अर्थ में मातृभाषा किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है।
किसी क्षेत्र विशेष की भाषा के रूप में होती है, अर्थात उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति मौखिक तथा लिखित रूप में अपने विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। बोली, एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। वास्तव में बोली भाषा का वह रूप होता है जो एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप में प्रयोग किया जाता है। बोली को भाषा का पूर्ण दर्जा नहीं दिया जा सकता। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा की ब्रिज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मारवाड़ी, उड़िया, तेलुगु, तमिल आदि आदि। सांस्कृतिक भाषा, किसी जाति, समाज या राष्ट्र की संस्कृति जिस भाषा में निहित रहती है उसे सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। अपनी संस्कृति से अच्छी प्रकार परिचित होने के लिए सांस्कृतिक भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए संस्कृत भारत की सांस्कृतिक भाषा है। राष्ट्रभाषा, किसी राष्ट्र के निर्माण एवं भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। राष्ट्रभाषा प्रायः वह भाषा होती है जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अधिकतर व्यक्ति करते हैं। यह भाषा राजकीय कार्यों एवं सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है क्योंकि भारत की अधिकांश जनता हिंदी भाषा को समझती है। प्रादेशिक भाषा, किसी प्रदेश विशेष में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में प्रयोग होने वाली हिंदी भाषा एक क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा कही जाती है। इसी तरह अन्य राज्यों की अपनी एक प्रादेशिक भाषा होती है। विदेशी भाषा, वह भाषा जो उस देश की मूल भाषा, संस्कृति भाषा विदेशी भाषा कहलाती है। हमारे देश के लिए चीनी, जापानी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषा हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में लोकप्रिय प्रचलित हो जाए और उसका प्रयोग दूसरे राष्ट्र के लोग अपने विचार विनिमय के लिए प्रयोग करने लगे, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आज संसार में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है। प्राचीन भाषा, प्राचीन भाषा वह भाषा है जिसका व्यवहार आधुनिक समय में नहीं किया जाता। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश को इसी श्रेणी में रखा जाता है। इन भाषाओं ने भी अच्छे दिन देखे हैं और इनमें उच्च कोटि का साहित्य सृजन भी होता है। भाषाई कौशल, भाषाई मुख्य रूप से भाषा के 4 कौशल होते हैं। सबसे पहला होता है श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। जब एक छोटा बच्चा सबसे पहले उसकी अधिगम प्रारंभ होती है, सीखने का क्रम उसका आरंभ होता है, तब सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है और उसका स्वाभाविक विकास होता है। वो जो अपने बड़ों से, अपने परिवार के बड़ों से जो कुछ भी सुनता है उसको पहले सुन के उसको बोलता है, अर्थात उसका उच्चारण करता है। उच्चारण करने के बाद उसका पढ़ना सीखता है बच्चा, उसके बाद वह लेखन करना सीखता है। भाषाई कौशल में श्रवण कौशल की विधियाँ, कहानी कहना तथा सुनना, अर्थात कहानी एक इतनी सर्वग्राह्य विधि है जिसके माध्यम से हम किसी भी विषय को आसानी से अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी कठिन से कठिन विषय को भी। श्रुतलेख द्वारा इसमें बच्चा सुनकर लिखता है, इससे उसके सुनता है तो उसकी श्रवण कौशल का भी विकास होता है, लिखता है तो उसका वर्तनी कौशल का भी विकास है। तो प्रश्नोत्तर विधि किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे विषय में बांटकर छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से उसको आसानी से समझाना। सस्वर वाचन द्वारा ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको अपना उच्चारण कौशल सुधारना है तो तेज से वाचन करके पढ़ना चाहिए। वाद विवाद द्वारा, भाषण द्वारा, दृश्य शब्द सहायक सामग्री द्वारा, अर्थात जहाँ पर सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। उच्चारण कौशल की विधियाँ पूर्वखंड विधि, खंड विधि, ध्वन्यात्मक विधि, अनुकरण विधि, उपकरण विधि। ध्वन्यात्मक विधि का मतलब होता है कि जिसमें हम कुछ भी ऐसे उपकरण में टेप कर लें और विद्यार्थियों को सुनाएं, उसके आधार पर वह सुनने का प्रयास करता है और जो भी उसमें अशुद्धियाँ होती हैं उसको दूर करने का प्रयास करता है। अनुकरण विधि
इसमें शिक्षक जो कुछ भी बोलता है विद्यार्थी उसका अनुकरण करता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हमेशा एक शिक्षक को गलत शुद्ध लिखना चाहिए और शुद्ध बोलना चाहिए। वाचन कौशल की विधि है देखो और कहो विधि, जिसमें हम साथ साथ किसी चीज़ को शामपट पर लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। अक्षर बोध विधि, हम जैसे स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराते हैं, इससे बच्चा साथ साथ स्वर और व्यंजन की सीखने के बाद वर्णों के माध्यम से शब्द और शब्दों के माध्यम से वाक्य बनाना सीख जाता है। अनुध्वनि विधि भी एक अनुकरण विधि का ही रूप है। यंत्र विधि, किसी उपकरण के माध्यम से विद्यार्थी का वाचन कौशल में सुधार करना। समवेत पाठ विधि अर्थात सामूहिक वाचन, इसमें एक टीचर एक लाइन अपने पढ़ता है और साथ साथ विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयास करता है। वर्तनी कौशल में अभ्यास विधि एक ऐसी विधि है जिसे कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात घट पर पड़त निशान। अर्थात हम बार बार वर्तनी कौशल में अगर एक बार विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो उसको बार बार अगर हम लिखवाते हैं तो उसकी अशुद्धियों में सुधार हो जाता है। खेल खेल में कोई कविता है, कोई गीत के माध्यम से हम उसको सिखा जाते हैं। जैसे कि आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। अर्थात इस प्रकार से हम विषय को छोटे छोटे गीतों के माध्यम से, गीतिका के माध्यम से सिखा सकते हैं। प्रतिलेखन विधि, श्रुतलेख विधि, पत्र लेखन विधि, निबंध लेखन विधि और कहानी लेखन विधि। हिंदी शिक्षण की विधियाँ अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आगमन निगमन विधि है, दल शिक्षण है, हरवर्टीय पद्धति है, प्रायोजना पद्धति है, पर्यवेक्षित एवं निर्देशित स्वाध्याय विधि है। इन सारे विधियों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। संस्कृत शिक्षण की विधियां हैं प्रत्यक्ष विधि, संग्रंथन विधि, संप्रेषण उपागम, अनुवाद या भंडारकर विधि। मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग में है ट्रांसलेशन मेथड, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, सिचुएशन अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेशन मेथड। इसी के साथ आज का हमारा व्याख्यान यही समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद।